नमस्कार दोस्तों। तो आज फिजिक्स में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स में आज फिर से एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं दोस्तों। हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। यानी कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। लेकिन थोड़ा छोटा हेडिंग मैंने डाला, फ्रिंज की चौड़ाई नाप कर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई से संबंधित ये टॉपिक है। यानी कि जो फ्रिंज बन रहे थे दीप्त या दीप्त, उसकी चौड़ाई नापने का क्या तरीका है, और उसकी चौड़ाई नाप लेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा कि जो प्रकाश आ रहा है उसका तरंगदैर्घ्य भी आप निकाल सकते हो। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए जल्दी से चलते हैं कि पहले यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग है क्या, उसको देखा जाए। तो यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग अगर देखोगे तो उसका फिगर हम लोग यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका सेंट्रल भाग है दोस्तों यहाँ से, और ये स्क्रीन रख लेते हैं पर्दे का, ये पर्दा है, और यहाँ पे ये यस है, ठीक है ना, ये यस है, ये स्लिट यस1 है और ये स्लिट यस2 है। पूरा यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग वाला चित्र है। तो चलो मान लेते हैं कि यस1 यस2 इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी कंसीडर कर लेते हैं, और इन दोनों छिद्रों से पर्दे की जो दूरी है वो है कैपिटल डी। और यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज मिलेंगे, हमेशा पहले बताया जा चुका है आपको। तो इसको केंद्रीय फ्रिंज मिलने का मतलब है कि यहाँ से जब व्यतिकारी तरंग पहुंचेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता है, ये पहले बताया जा चुका है। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर यहाँ से इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको सेंटर सी कंसीडर कर लेते हैं, ये सी है, ठीक है। तो इस सेंटर से इसकी दूरी, पर्दे की दूरी कैपिटल डी है, और यहाँ हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता है। इसके बाद मान लिया जाए कि इस सेंटर से यक्ष दूरी पर कोई भी एक फ्रिंज हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट P पर यहां से यक्ष दूरी पर हमें कोई फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। तो अगर ये फ्रिंज यहां प्राप्त हो रहा है इन दोनों के अध्यारोपण से, तो हम पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच पथांतर कितना है। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरफियरिंग वेव्स विच कॉन्साइड एट पॉइंट P। यानी कि बिंदु P पर जब अध्यारोपित होंगे तो इन दोनों के बीच का जो पथांतर है वो कैसे निकलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पथांतर मीन्स कि जब हम S1 से S2P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इसको पॉइंट A कंसीडर कर लिया गया, ठीक है। तो चलो एक्चुअल में हम पथांतर की बात अगर करेंगे, पथांतर मीन्स पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो आप देख रहे हो एक्चुअल में दोस्तों वो होता है S2A। मैंने पहले भी इसके पिछले वीडियो में भी समझाया है ये सब, इससे थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे कि S2 से पहुंचने में ये दूरी तय करना पड़ा है, S1 से ये दूरी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वही पाथ डिफरेंस है। तो इनके बीच अगर पाथ डिफरेंस देखा जाए तो यही ना है S2A। S2A का मतलब क्या होगा तब, S2P माइनस S1P। तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P, यही है इसका पाथ डिफरेंस। यानी कुल देखकर S2A जो है यही पाथ डिफरेंस है, ये दूरी S2A। और दोस्तों इसी पाथ डिफरेंस को निकालने में ही हम लोग को थोड़ा सा मेहनत है, बस उसको स्टेप को जरा ध्यान देखिए। पथांतर S2A का मान क्या होता है पहले ये समझा दिया गया, ये यहाँ पे छोड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक रचना लिखिएगा। रचना में क्या है कि C से O को मिलाया गया है और C से P को भी आप डॉट करके मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद अगर सिमिलरिटी से देखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर ये कोण थीटा हुआ तो यहां से ये कोण जो आप देख रहे हो ये कोण भी थीटा ही होगा। अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि सर दोनों कोण कैसे बराबर हो गया। इसको समझने के लिए जरा सा ध्यान से देखो, कुछ ऐसे समझो। अच्छा, जब जैसे मान लो ये दोनों अगर वेव्स यहाँ ऐसे मिलती तो ये लाइन यहाँ दिख रहे हैं ना, ये बीच वाली लाइन,
अच्छा ये बताओ, ये थोड़ा सा ऊपर अगर खिसकी तो दोनों खिसकेगा ना, तो दोनों खिसकेगा तो ये लाइन भी खिसकेगी ऊपर, तो ये लाइन जितना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे ये एंगल बनेगा, ये फॉर्म होगा ना। जैसे कि ये लाइन जो आई है यहां से चल करके यहां तक आई है तो ये कोण बना है ना, समझ में आ गया। तो यहां से चल करके ये लाइन आई है तब ये कोण बना है। तो भैया जब यहां से धीरे धीरे ये लाइन ऊपर भागेगी तो ये परपेंडिकुलर डाले ये वाली लाइन में धीरे धीरे उतना ही भागेगी ना। यानी यहाँ पहले ये दोनों लाइन, ये लाइन अगर यहाँ है तो ये लाइन यहाँ है, ये लाइन भाग करके ऊपर गया तो ये लाइन में भाग करके यहाँ आ गया, ये परपेंडिकुलर लाइन पे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सिमिलरिटी से। इसको हम लोग बोलते हैं समरूपता से। तो इस कोण को पहले बराबर ले लिया गया, लेकिन इन कोणों को बराबर लेने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब जरा ध्यान से देखिए, कोण को रचना से बराबर कर लिए। अब एक काम करो कि यदि इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा मान लो बहुत छोटा कोण हो, भाई बहुत छोटा होता ही है, ये तो समझाने के लिए इतना दूर दे दिया कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा मोटा मोटा फ्रिंज नहीं होता, बहुत ही बारीक एक लकीर के बराबर होती है, पतली पतली। तो स्मॉल थीटा अगर होगा तो उस केस में आप जरा ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल S1 S2A, सबसे पहले त्रिभुज S1 S2A में ध्यान से देखिए, हम अगर इस त्रिभुज में साइन थीटा का प्रयोग करें तो साइन थीटा बराबर आप देखोगे तो यहां से लंब मिलेगा यानी परपेंडिकुलर S2A और हाइपोटेनस S1 S2 मिलेगा। साइन थीटा बराबर S2A अपान S1A, S2A अपान S1 S2, यानी कि लंब यानी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण होगा। त्रिभुज को ध्यान से देखिए। अच्छा इसी तरह से इन ट्रायंगल आप चले जाइए PCO, इन ट्रायंगल PCO, ध्यान दीजिए PCO इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में लेकिन हम लगाने जा रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा लगाएंगे तो होगा क्या कि लंब इसका क्या है OP और आधार इसका क्या है CO, लंब OP होगा और आधार CO होगा, समझ में आ गया। लेकिन OP ये सब जो मान जरा ध्यान से देखिए, अगर हम S2A को यहीं छोड़ दें, S1 S2 क्या है, ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है स्मॉल d, ठीक है। और OP दोस्तों क्या है, यहां से x है और CO क्या है, यहां से कैपिटल D है, समझ में आ गया। लेकिन अब लिखोगे सिंस थीटा इज स्मॉल, यानी कि यदि थीटा बहुत छोटा है तो हम थीटा को चाहें तो साइन थीटा लिख लें, या तो थीटा को चाहें तो टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब पीछे समझाया जा चुका है कि कोण बहुत छोटा होने पर साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों थीटा के बराबर अगर हो गए तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा के, यानी साइन थीटा टेन थीटा ये दोनों आपस में लगभग बराबर हो जाएंगे। और अगर ये बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों को देखिए ध्यान से, तो अब इसी को ले लो आगे यहां से, तो S2A अपान D इज इक्वल टू x अपान कैपिटल D, ठीक है। तो S2A बराबर दोस्तों क्या हो गया, x इंटू स्मॉल d बटे कैपिटल D, S2A इज इक्वल टू x d बटे कैपिटल D। और ध्यान से देखिए ये हमारे लिए यूजफुल इक्वेशन होगा कि पथांतर का ये मेन फार्मूला है, बस यही x यहाँ वेरी करेगा। जैसे x d और d तो फिक्स हो गया, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगी, पर्दा एक जगह रख दिए वो भी फिक्स हो गया। तो जब x का मान पे ही पूरी चर्चा हमारी होनी है आगे, तो इसको हम लोग अक्सर मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। यही है पथांतर यानी पाथ डिफरेंस। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पाथ डिफरेंस S2A इज इक्वल टू इतना, ये एक फार्मूला होगा, इसको एक क्वेश्चन स्टार बना के यहाँ छोड़ लीजिए। फिर से मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो को यहाँ रोकिएगा, रोक करके आप इसको नोट यहाँ तक कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये पथांतर दोनों के बीच की ये फार्मूला दे दिया। x का मतलब समझ, डी तो समझ गए, डी स्लिटों के बीच की दूरी, कैपिटल D स्लिट से पर्दे की दूरी, और जो x है वो केंद्र से किसी फ्रिंज की दूरी है। ये
केंद्रीय फ्रिंज से किसी अन्य फ्रिंज की दूरी बता रहा है, वो वेरिएबल है, रहने दीजिए। इसको एक क्वेश्चन स्टार बना के यहाँ छोड़ लेंगे और अब ये सेक्शन सारा हम यहाँ से हटाएंगे। चलिए अब हम इसको यहाँ साइड ले लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए जगह यहाँ से। तो ये पथांतर जो हो गया हमारे पास S2A इज इक्वल टू एक्स स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, इसको इक्वेशन स्टार, ठीक है, उसको यहां लेकर के छोड़ लीजिए। और अब चलिए कंडीशनल आ जाइए। फर्स्ट केस, पहले केस में फॉर यानी कि ऐसे ले लीजिए, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, यानी कि दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। दीप्त फ्रिंज मतलब स्थितियां मतलब कहां कहां बनेगा, दीप्त फ्रिंज कहां कहां बनेगा। इसके पहले ठीक इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा, पिछले वीडियो में, उसी के आगे का है, जोड़ के देखेंगे, मजा आएगा इसको समझने में। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, अच्छा ये बताओ, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए एक्चुअल में आप पिछले वीडियो को देखिएगा, ठीक इसके पीछे का जो वीडियो है उसको देखिएगा कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति में जो पथांतर था, आप याद कीजिए क्या था, यानी कि जो पाथ डिफरेंस था, याद है पाथ डिफरेंस, यानी कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए एक्चुअल में, पाथ डिफरेंस दीप्त फ्रिंज की दशा में वहां पे देखेंगे x की वैल्यू है कितना, यम लैम्डा ना, जहां यम की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन 3 डैश कर लीजिए, समझ में आ गया। तो पाथ डिफरेंस ये यम लैम्डा एक्स, लेकिन x की वैल्यू का मतलब ध्यान रखिएगा, ये जो पाथ डिफरेंस है x का मतलब ये वाला x नहीं है, ये दूसरा x है, इसको बल्कि हटा लो, याद नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। पाथ डिफरेंस बस ये याद रखो, ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन में पाथ डिफरेंस इतना होता है यम लैम्डा, और इस कहां से आया, पिछले वीडियो में जाइए। तो बस इसका मतलब ये यम लैम्डा होगा, तो ये भी यम लैम्डा बराबर कर लिया जाए। तो इक्वेशन स्टार गिव्स S2A की जगह लिखोगे आप क्या, यम लैम्डा, और ये हो जाएगा x इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि पाथ डिफरेंस S2A का ही ये मान है, ये होता है और ये हमने यहाँ प्राप्त कर, तो दोनों को बराबर कर लिया गया बस। तो इसका मतलब ये है कि अब इस फार्मूले से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो यहां लिखने जा रहे हैं कि पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज, इसको xm कहेंगे, xm, x यहां पकड़ के बाकी सब एक तरफ कर दो, ये हो जाएगा यम इंटू कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज, ये फार्मूला हो गया, m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब समझ रहे हो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट कि यममी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, यानी कि केंद्र से यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी, इसको लिख सकते हो केंद्र से। केंद्र से का मतलब कहां से, O से, यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी का ये फार्मूला होगा, केंद्र से यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें जरा रिमार्क देखो क्या क्या है, अच्छा पॉइंट्स है। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अच्छा बताओ यम की वैल्यू अगर 0 भरोगे तो केंद्रीय फ्रिंज के लिए होगा ना, सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज के लिए यम का मान 0 भरोगे तो x0 और x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब कि यही रह जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लेना है तो यम की वैल्यू 1 भरो, यम की वैल्यू 1 भरोगे तो x1 यानी पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी हो गई, कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। इसी तरह से सेकेंड
ब्राइट फ्रिंज के लिए लेना है तो m की वैल्यू 2 भर दो, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। इसी तरह तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, चौथे दीप्त फ्रिंज की दूरी, पांचवें दीप्त फ्रिंज की दूरी ऐसे निकाल सकते हो आप। समझ में आ गया ना? ये केंद्रीय फ्रिंज है, पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी, तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी, आप भरते चले जाओ, सब मिलता चला जाएगा आपको। यही बता गया हम कि वैल्यू 0 भरोगे केंद्रीय फ्रिंज, 1 भरोगे पहले फ्रिंज की दूरी, 2 भरोगे दूसरे फ्रिंज की दूरी, ये आपको देता रहेगा। कहां से दूरी नाम है? यहां से ये कितना ऊपर है, ये कितना नीचे है, वही दूरी बताएगा ये। तो ये दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह से आप अगर अदीप्त फ्रिंज की दूरी, पोजीशन आप अगर डार्क फ्रिंज अगर करोगे तो चेंज क्या करोगे, इसी में मैं समझा दे रहा हूं। अच्छा बताओ, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज अगर चेक करना है तो पाथ डिफरेंस S2A का मान कितना मैंने बताया था, याद करो, पीछे जाकर के पिछले वीडियो में याद करो। यहाँ क्या लिखा था मैंने, 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, लेकिन m का मान क्या लेना है, 1 2 3 लेना है, बस ये बदल जाएगा। तो अदीप्त फ्रिंज की दशा में पाथ डिफरेंस का जो मान होता है 2m माइनस, आपको कंफ्यूजन होगा सर ये कहां से लिख दे रहे हैं, तो भैया पिछला वीडियो देखिए, बताए हैं कि अदीप्त फ्रिंज की दशा में पाथ डिफरेंस कितना होता है। तो यही मान लिख के बस इसको बराबर करके फिर इक्वेशन स्टार गिफ्ट क्या करोगे, अब यहाँ पे S2A के जगह पे ये मान भरना है आपको, तो यहाँ ये बदल करके क्या हो जाएगा, 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है। अच्छा, फिर क्या क्या चेंज जहां जाएगा बस उसको ध्यान से देखो। अब पोजीशन ऑफ MH डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा, यहीं से XM का मान निकालना इस फार्मूले से। अब क्या करोगे कि XM पकड़ो यहां से, अब यहां पे लिख दो 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये पूरा हो गया इधर से, और इसको आप हटाओ अभी, तो ये पूरा हो गया, और यहां पे हो जाएगा कैपिटल D अपान स्मॉल डी। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, एक लाइन और बढ़ा करके इसको बराबर यहां लिख दे रहा हूं कि XM इज इक्वल टू, ध्यान देना कि m माइनस 1/2, ये 1/2 को अंदर ले जाएगा तो यहाँ 1/2, तो m माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल डी। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, ये यमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है, और लेकिन यम का मान रखना है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, यानी कि लिखोगे कि पोजीशन ऑफ MH डार्क फ्रिंज, ये फार्मूला का काम करेगा, और केंद्र से यमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, हिंदी में इसको लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना, क्योंकि केंद्र में दीप्त फ्रिंज नहीं बनता, अदीप्त नहीं बनता, अदीप्त, इसलिए यम का मान यहाँ 0 आपको लेना, 0 केंद्र पर अदीप्त फ्रिंज बनता ही नहीं, तो सेंट्रल फ्रिंज इसमें नहीं होता, सेंट्रल फ्रिंज नहीं होता। हाँ, फर्स्ट डार्क फ्रिंज अगर लोगे तब क्या होगा बताओ जल्दी से, पहली अदीप्त फ्रिंज के लिए यम का मान अगर एक जैसे ही भरोगे तो बताओ क्या होना चाहिए, यम का मान 1/1 में से आधा गया आधा, तो 1/2 डी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 डी लैम्डा बाई डी, पहले अदीप्त फ्रिंज की दूरी है ये। ठीक है, इसी तरह से दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी लोगे तो ये 3/2 आ जाएगा, तीसरा अदीप्त फ्रिंज बच्चे ये 3 भर देना, चौथा अदीप्त, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए ये दूरी बताता चला जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये अदीप्त फ्रिंज के लिए और अदीप्त फ्रिंज के लिए दोनों स्थिति, ये दूसरी स्थिति थी। ठीक, वीडियो को रोक करके पूरा नोट कर लीजिएगा इसको, अदीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। और अब हम चल रहे हैं फ्रिंज की चौड़ाई नापने, तो इसको मिटा दे रहे हैं अभी फिलहाल हम लोग। चलो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लो फ्रिंज की चौड़ाई। यानी ब्रेड्थ ऑफ
फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कैसे नापोगे। देखो फ्रिंज की चौड़ाई होती क्या है पहले तो ये जान लो अच्छे से। हम ये अदीप्त फ्रिंज के लिए, अब ये हो चुका है काम, इसको हटा लिया जाए, ये सब हटा लीजिए। पहले ये जान लो कि फ्रिंज का मतलब, देखो मैं खींच रहा हूं यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये एक दीप्त फ्रिंज है, ये बीच में अदीप्त है उतनी चौड़ी, फिर एक दीप्त फ्रिंज है, फिर यहाँ एक दीप्त फ्रिंज है ऐसे, फिर यहाँ एक अगले दीप्त फ्रिंज है, फिर यहाँ एक अगला दीप्त फ्रिंज है। अच्छा आप जरा देखो, एक्चुअल में जो चमक रहा है ये दीप्त फ्रिंज है, जो यहाँ पे खाली है वो अदीप्त फ्रिंज है। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अगर चाहिए या अदीप्त कोई भी चाहिए, तो चौड़ाई का मतलब बस ये होता है कि जैसे कि ये भी दीप्त है ये भी दीप्त है, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। यानी एक दीप्त से दूसरे दीप्त के बीच की दूरी, इसको कहेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। और उसी तरह इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यहां लिख सकते हो आप। लेकिन चौड़ाई दोनों बराबर होती है, आप इसमें देखोगे, अभी हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, चौड़ाई निकालने का तरीका ये है। अच्छा ये बताओ, पहले यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी जो होती है केंद्र से यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी हम लोग अभी अभी निकाले थे, क्या, एक्सएम बराबर यम डी लैम्डा बाई डी था ना। यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमोमी का मतलब जैसे हो सकता है जैसे कोई चौथा पांचवा छठवां कोई भी, तो ये हो गया। लेकिन अगर यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी इतनी है तो भैया यम प्लस वनोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी मतलब ठीक उसके एक आगे, तो यहाँ भी यम प्लस वन डी लैम्डा बाई डी रख सकते हो। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि यहां से ये दूसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी है, अब फिर यहां से तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो दो में एक जोड़ोगे ना, तो यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी अगर ये है तो यम प्लस वनोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी ये हो जाएगी। तो अब अगर फ्रिंज की चौड़ाई अगर बात की जाए तो क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई, इसको हम लोग कोई डब्ल्यू से दिखाता है, कोई बीटा से भी दिखाता है अलग अलग रूप में। तो फ्रिंज की चौड़ाई अगर देखेंगे, इसको बीटा कह लीजिए, या कहीं कहीं डब्ल्यू से भी दिखाते हैं लोग। चलिए हम बीटा से ही दिखा लेते, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, जैसे दूसरे में ये तीसरे दीप्त फ्रिंज से दूसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी घटा दीजिए तो फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। तो अब यहाँ लिखेंगे एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम। अब एक काम करो, इसमें से घटा लो भैया, ये दोनों तो कॉमन है, तो क्या करोगे, एम प्लस वन माइनस एम, और यहां से कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी बाहर निकाल लो। समझ में आ रहा है भैया। इसमें से इसको घटाना है तो दोनों पहले कॉमन बाहर रखो, एम प्लस वन में से एम घटा दो, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, खाली एक में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। भैया ये जो फार्मूला यही है फ्रिंज की चौड़ाई। लेकिन अब आप कहोगे ये सर आपने तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाली है। तो भैया आप अगर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए तो भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से अगर यमोमी अदीप्त फ्रिंज चाहिए तो यहाँ पे यम माइनस हाफ था, बाकी तो वही था ना, डी लैम्डा बाई डी, याद है। तो यमोमी थी, और यम प्लस वनोमी अदीप्त फ्रिंज चाहिए, तो इसमें से फिर क्या करोगे, यम के जगह यम प्लस वन माइनस हाफ ऐसे कर लोगे, तो ये डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। अब फिर इसमें से इसको घटा के देखो, घटाओगे जैसे ही तो यम माइनस हाफ से यम माइनस हाफ कैंसिल, केवल वन बचेगा, तो फिर से आ जाएगा यहाँ बीटा का मान वही आएगा डी लैम्डा बाई डी। आप, मैंने एक डिटेल दिखाया, आप समझ सकते हो। अदीप्त फ्रिंज के केस में भी एम के जगह एम प्लस वन घटा दोगे तो इतना ही मिलेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वही अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी होती है। समझ में आ गया। तो इस फार्मूले को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला है। और आपको याद होगा कि जब हम यंग द्वारा जो द्विक रेखाचित्र प्रयोग में स्लिट फ्रिंज बना था, फ्रिंज की विशेषताएं मैंने बोला था, क्या क्या था जरा देखो। इसमें फ्रिंज की चौड़ाई किन बातों पर निर्भर करेगी, लैम्डा, कैपिटल डी और स्मॉल डी, तीन बातों पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा फ्रिंज की चौड़ाई
स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है जितना कम होगा, अगर ये जितना कम होगा तो बीटा उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब कि फ्रिंज की चौड़ाई जो है स्लिटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है। जितना अधिक दूरी होगा ये उतना कम चौड़ाई मिलेगी, और जितना ये पास होगा, कम नजदीक रहेगा, उतना ही ज्यादा चौड़ाई मिलेगी। अब पर्दे के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब कि ये पर्दा जितना दूर रहेगा फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ज्यादा मिलेगी। और लैम्डा के भी अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब कि जितना बड़े तरंगदैर्घ्य की प्रकाश डालोगे उतना ज्यादा चौड़ा मिलेगा। मैंने बताया था लास्ट वीडियो, जरा देखो, उसमें से कहा था ना मैंने, लाल रंग के लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा मिलेगी, अब बैगनी रंग के फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये 3 बातों पर निर्भर करता है फ्रिंज की चौड़ाई। आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अब स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। 3 बातों पर निर्भर करती है। इस पे भी 1 मार्क्स क्वेश्चन पुटअप होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद इसी में एक और छोटा सा हेडिंग है दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसको बोलते हैं, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। हाँ, एक चीज तो मैं भूल रहा हूँ, जरा ध्यान दो। ये बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी आप देख रहे हो ना, हेडिंग आपका क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई नापकर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा अगर आपको नहीं पता है, जरा देखो क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर बीटा यहाँ पे मालूम है तो इस सूत्र से देखो कि लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, बीटा इंटू स्मॉल डी अपान कैपिटल डी हो जाएगा ना। अच्छा अब ये बताओ, ये स्मॉल डी जो है ये तो आपके स्लिटों के बीच दूरी आप नाप सकते हो, प्रैक्टिकल हो रहा तो नापा जा सकता, सामने है ना। ये पर्दे के बीच की दूरी ये भी नापा जा सकता, सामने है आपके, प्रैक्टिकल है। अब बीटा जो है फ्रिंज की चौड़ाई है, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई का मतलब जब फ्रिंज बनता है तो उसकी स्केलिंग करके अगर नाप लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये नाप के जैसे ही भरोगे तो ये बता देगा कि लैम्डा कितना, यानी कि आने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपको मालूम हो जाएगा कितना है। और इसी को कहते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई नाप करके तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसी की पूरी विधि का एक्सप्लेनेशन है ये। इसी को बोलते हैं कि फ्रिंज की यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकार्य फ्रिंज की चौड़ाई नापकर आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे। अगर ये पूरा प्रश्न आ गया तो भैया डिटेल अभी तक जो मैंने बताया इसमें ये सब यहाँ तक आना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेगा आप जानिए, समझिए। हाँ, अभी मैंने बताया था कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ यानी कि फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, या इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ समझ में आ गया? देखो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब बस यही है, जो थीटा कोण आप देख रहे हो ना, इसी थीटा को ही बोलते हैं। उसी फिगर में आप देखो कि इन ट्रायंगल पीसीओ जो थीटा इज कॉल्ड, अभी नहीं, इन ट्रायंगल पीसीओ आप एक काम करो, थीटा को लिख सकते हो tan थीटा। मैंने बताया था क्यों, अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा, तो थीटा बराबर अगर tan थीटा लोगे तो वहां से OP अपान CO, लेकिन OP का मान x अपान D, CO का मतलब कैपिटल D, लेकिन x का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी है xm। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे कि थीटा यम, अगर लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, थीटा यम यानी यमोमी दीप्त फ्रिंज की कोणीय दूरी, तो इसको बोलेंगे यमोमी दीप्त फ्रिंज की कोणीय दूरी। तो थीटा यम बराबर ये हो जाएगा एक्सएम अपान कैपिटल डी। ठीक है, और लेकिन एक्सएम का मान अभी हम पीछे निकाल चुके हैं। दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी निकली थी, यम कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, तो ये हो जाएगा यम इंटू लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो ये यमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी, कोणीय दूरी है, ये केंद्र से यमोमी दीप्त फ्रिंज की कोणीय दूरी। कोणीय दूरी मतलब इसी थीटा को बोला जाता है कि एंगुलर ये डिस्प्लेसमेंट कितना है।
यममी दीप्त फ्रिंज के लिए अगर ये है तो जल्दी से बता दो कि अगर यम प्लस वनमी दीप्त फ्रिंज चाहिए और तब क्या करोगे, यहाँ यम प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई डी कर लोगे। समझ में आ गया। और अब फिर क्या करोगे कि कोणीय चौड़ाई यहाँ अब आ जाएगा यहीं पे फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा थीटा यम प्लस 1 माइनस थीटा यम। और अब इसमें से घटाओगे तो फिर वही बात, लैम्डा बाई डी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा यम प्लस 1 माइनस यम इंटू लैम्डा बाई डी। यम से यम काट दो तो दोस्तों क्या आ जाएगा, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। इसका मतलब ये हुआ, इसी सूत्र को बोलते हैं फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई में देख रहे हो पर्दे के बीच की दूरी गायब हो गई, ये वाली दूरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार जो कोण बन गया तो पर्दा यहाँ रहे चाहे पर्दा बहुत दूर चला जाए, ये कोण तो बदलेगा नहीं। आप भी समझ सकते हो, एक बार कोण जो बन गया पर्दे को यहाँ ला दोगे तो क्या कोण बदल जाएगा, नहीं ना। पर्दे को बहुत दूर लेकर चले तो कोण बदल जाएगा, नहीं ना। तो इसलिए कैपिटल डी यहाँ पे हाजिर नहीं है। तब आप कह सकते हो कि फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई लैम्डा बाई स्मॉल डी है और यह पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, केवल आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य और स्लिटों के बीच की दूरी पर यह निर्भर करता है। समझ में आ गया। तो ये फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक आपका यहाँ फिनिश हो रहा है। इसका भी एक अच्छा सा नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथ्स का थ्योरेटिकल मैथमेटिकल सेक्शन जो है उसमें आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सब ऐसे वीडियोज हैं कि कम से कम 2 बार आप देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से बैठ करके समझना है तो तभी पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका और होगा जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।